हेलो एवरीवन, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। हार्दिक स्वागत है आपका इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम और भी एमसीक्यूज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो रोमांटिक पीरियड है उस पर हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व करे थे एंड दैट वाज द पार्ट 1 वीडियो। और ये है हमारा पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि आज हम फिर से रोमांटिक पीरियड पे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट द एमसीक्यूज़। Our first question is, these are some of the lines which are given and they are asking here Wordsworth is referring to whom। ठीक है, तो Wordsworth इन लाइन्स में किन चीज़ को रेफर करे जा रहे हैं। Bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven। ओके तो ये जो लाइन्स हैं, ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर मेंशन है। ऐसे तो कोई कोट के तौर पे तो नहीं बोली है ये। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अ पोएम विच इज़ टाइटल्ड एज द प्रिल्यूड। और द प्रिल्यूड हमने पहले भी वी हैव स्टडीड कि जो द प्रिल्यूड है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विच वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। और इसका जो फुल टाइटल है वो है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ठीक है, तो ये इसका फुल टाइटल है, प्रिल्यूड द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। और जो ये लाइन्स बोली गई हैं, दैट ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, दीज लाइन्स आर सेड फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो एज यू हैव सीन कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन जब बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लड शेड देख लिया और वॉर देखा तो ही वॉज डिसहार्टेंड। ठीक है, तो ये जो लाइन्स है ना कि ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, मतलब उस जमाने में दौर पे जिंदा रहना वॉज अ ब्लिस। तो दीज लाइन्स आर बीइंग सेड फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम टेकन फ्रॉम द प्रिल्यूड विच इज़ ऑल्सो टाइटल एज ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, दिस इज द टाइटल ऑफ अ पोएम, इज अ फेमस पोएम बाय। तो ये जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है ना, इसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन द लाइन्स फ्रॉम दिस पोएम हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस पेपर्स। तो जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। और जो ये पोएम लिखी गई है किन्होंने, इट इज़ नॉट रिटन बाय बायरन, कीट्स ने भी नहीं लिखी है, ले हंट ने भी नहीं लिखी है, एंड दिस फेमस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो पोएम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीच गैदरर्स। ओके, लीच गैदरर्स इस पोएम को बोला गया है। और इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ही डिस्क्राइब्स कि जब वो वहाँ पे अपने लेक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे वो जब इधर उधर घूम रहे थे तो उनको एक आदमी दिखा जो कि लीच कैथरर का काम करता था। बहुत ही ओल्ड एजेड पर्सन था। और लीच कैथरर कौन होता है भाई? जो जैसे कि बफेलोज एंड काउज होती हैं, तो ऐसे वो पोएम में जो दिखाया गया जो हॉर्सेस होते हैं तो उनके ऊपर ना जो इंसेक्ट्स हो जाते हैं जो स्मॉल उनको लीच बोलते हैं, जो उनका खून चूसते हैं। ठीक है, तो उनको गैदर करने का काम करता है। तो दिस पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो लॉर्ड बायरन है वो भी एक रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। कीट्स फेमसली नोन फॉर हिज ओड्स एंड ले हंट हैं वो हैं एक एसेइस्ट हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा, हु सेड, तो किन्होंने बोला ये लाइन, दैट माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। तो ये जो लाइन्स है ना, ये इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम, मतलब बस 7-8 लाइन की पोएम है। तो ये जो लाइन्स है ना, ये हमारी बोली हैं, पॉप ने नहीं बोली है। अलेक्जेंडर पॉप कौन थे? हु बिलोंग टू द एनलाइटमेंट एज। फिर लॉर्ड बायरन हो गए, हु बिलोंग टू द रोमांटिक एज, इन्होंने भी नहीं बोली है। एंड एच.टी. कॉलरेज, हु वाज द फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, बिलोंगिंग टू द रोमांटिक पीरियड, इन्होंने भी नहीं बोली है। दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अब जो ये है ना, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, ये जो लाइन्स है ना, ये एक पोएम से ली गई हैं। और जो पोएम है ना, उसकी जो हेडिंग है वो ही यही है, माई हार्ट लीप्स अप। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है अकॉर्डिंगली। और इसमें एक और बात याद रखनी है कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। ठीक है, फादर ऑफ द मैन। तो जो ये लाइन्स है ना, ये भी इसी पोएम से ली गई हैं। हम ना एक बार पोएम पे नज़र मारते हैं। ये है हमारी छोटी सी जो पोएम है, वो ये है, माई हार्ट लीप्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ लाइक दिस, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, दिस पोएम इज़ ऑल्सो टाइटल्ड एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेनबो। इस पोएम को ना द रेनबो भी बोल देते हैं या फिर माई हार्ट लीप्स अप ये भी बोल देते हैं।
और इसमें आगे की जो लाइन्स है, सो इट वॉज when my life began, so it was, now I am a man, so be it when I shall grow old or let me die. And these lines have also been asked, the child is the father of the man. ठीक है, तो ये बहुत ही अटपटी सी लाइन्स हैं, आपने ये बात तो कभी सुनी ही नहीं होगी, that child is the father of the man, so therefore this becomes very important. So these are the lines. तो my heart leaps up, which is also titled as the rainbow, और ये लाइन्स याद रखनी है, my and the child is the father of the man, ये लाइन्स भी याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबाउट होम टेनिसन सेड. टेनिसन कौन है? एल्फ्रेड, ALFRED, ठीक है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. ये पोएट लॉरेट बने थे. विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो पोएट लॉरेट बने हैं वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले जो पोएट लॉरेट है ही इज़ रॉबर्ट साउदी. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, पहले रॉबर्ट साउदी बने, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ बनते हैं, और फिर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बनते हैं. ठीक है, जो टेनिसन है ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट एंड ए ग्रेट पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज. तो विक्टोरियन एज से हैं. और ये लाइन्स अभी पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन्स है टेनिसन ने बोली है, लेकिन ये किसके लिए बोली है? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू गेस इन द आंसर. ही इज़ ऑफ्टन टू डिफ्यूज़ एंड डायडेक्टिक फॉर मी. ठीक है, तो ही इज़ ऑफ्टन टू डिफ्यूज़ मतलब वाइड वैरायटी पे लिख रहे हैं. डिफ्यूज़ मतलब होता है कि ना नॉट स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. एंड डायडेक्टिक फॉर मी, डायडेक्टिक का मतलब होता है समथिंग, द थिंग्स दैट गिव्स अस अ मोरल लेसन. या फिर आप जैसे कि हम बोलते हैं कि दिस पोएम इज़ अ डायडेक्टिक पोएम, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इस पोएम से हमें कुछ मोरल लेसन्स मिल रहे हैं. सो देयर फॉर द टर्म डायडेक्टिक. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ही इज़ ऑफ्टन टू डिफ्यूज एंड टू डायडेक्टिक फॉर मी. तो ये जो लाइन्स है ना, ये टेनिसन बोल रहे हैं. किन के लिए बोल रहे हैं? ही इज सेइंग दीज लाइन्स फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, T.S. एलियट के लिए नहीं बोल रहे हैं, और कीट्स के लिए भी नहीं है, नीदर फॉर द कॉलरिज. तो ये हमारा याद रख लेना कि वर्ड्सवर्थ के लिए ये लाइन्स बोली गई हैं बाय टेनिसन, दैट ही इज़ ऑफ्टन टू डिफ्यूज एंड डायडेक्टिक फॉर मी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हमारा 15th क्वेश्चन है, हु इज़ ऑफ द व्यू दैट. ठीक है, तो ये लाइन्स हैं, हमने बताना है कि ये लाइन्स कौन सी पोएम से ली गई हैं, पोएम का नाम बताना है, और हु रोट दैट पोएम. तो ये भी हमें इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए. हम लाइन्स पे नज़र मारते हैं. सबसे पहले लाइन्स क्या है हमारी? ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स. ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं विच लव द सन आर आउट ऑफ द डोर्स, वो बाहर हैं दरवाजे के. एंड दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम. पोएम का नाम मैं बताऊँगी, पोएट आपको गेस करना है. जो पोएम का नाम है वो है हमारा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. ठीक है, इस पोएम को ना रीड ही करना है आपने, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. इसमें से बहुत सारी लाइन्स ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं क्वेश्चंस. तो जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, अभी हमने देखा दैट इट वाज आल्सो नोन एज लीच गैदरर्स, जिसमें कि वो लीच गैदरर्स की बात कर रही है ना विलियम वर्ड्सवर्थ. तो आई हैव टोल्ड यू द आंसर ऑलरेडी. तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो पोएम है उससे लाइन्स ली गई है, दैट ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, एंड दिस इज, और जो ये पोएम है दिस इज़ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. इंपॉर्टेंट लाइन्स पे एक बार हम नज़र मारेंगे. जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, ये पोएम जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी है, एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज लीच गैदरर्स. ठीक है, लीच गैदरर्स. तो उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एक तो यही इंपॉर्टेंट लाइन होगी, ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स. तो यू मस्ट नो दिस. और स्टार्टिंग लाइन थोड़ी सी देख लेते हैं रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की. देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट. The rain came heavily and fell in the floods, but now the sun is rising calm and bright. ठीक है, तो पहले वो डिस्क्रिप्शन देते हैं लेक वुड्स का, जहाँ पर वो उनको लीच गैदरर जो पर्सन है उनसे मुलाकात हुई थी उनकी. फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं बीच में, ये भी हमने लाइन्स याद रखनी है कि वी पोएट्स इन आर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम इन द एंड ऑफ डिस्पोडेंसी एंड मैडनेस. ठीक है, तो ये लाइन्स है ना पोएट्स के बारे में भी इन्होंने कुछ कुछ बातें बोली हैं जो कि इसी पोएम से हैं. हमारा कौन सी पोएम है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. दैट वी पोएट्स इन आर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस. तो पहले जो पोएट्स शुरुआत करते हैं लिखने की बड़े खुश खुश रहते हैं, बट देयर ऑफ कम इन द एंड डिस्पोडेंसी एंड मैडनेस. लेकिन जब उनका बुढ़ापा आता है तो तब तक वो थोड़े थोड़े मैड होने लग जाते हैं पोएट्स. तो ये पोएट्स के बारे में किसकी टिप्पणी करी, कौन टिप्पणी कर रहा है, ये लाइन्स बोली जा रही है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इन द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है दैट यू मस्ट नो कि इस पोएम में इन्होंने चैटरटन के बारे में बात करा है. चैटरटन कौन है? ये एक पोएट थे हु कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 18. तो बहुत ही यंग पोएट थे और इन्होंने ही कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 18 में उन्होंने कर लिया था. और
बाय पॉइजनिंग हिमसेल्फ। तो इनके बारे में बता रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही पोवर्टी स्ट्रिकन फेज से गुजर रहे थे और ही हैड नो मनी। सो हेयर विलियम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट चैटरसन। तो ये लाइन्स अगेन दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई थॉट चैटरटन द मार्वेलस बॉय। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसको मार्वेलस बॉय बोल रहे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉलिंग मार्वेलस बॉय, किसको बता रहे हैं वो? तो चैटरटन को बता रहे हैं। ओके, हु वाज अ पोएट हु कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। आगे की लाइन्स है, द स्लीपलेस सोल दैट पेरिश्ड इन हिज प्राइड, हिम हु वॉक्ड इन ग्लोरी एंड इन जॉय फॉलोइंग हिज प्लो अलोंग द माउंटेन साइड। तो ये मतलब मार्वेलस बॉय उनको बोलते हैं। फिर उनको बोल रहे हैं कि जो स्लीपलेस सोल उसको बोला है, फिर बोला पेरिश्ड इन हिज प्राइड और ख़त्म हो गए बिकॉज एज ए कमिटेड सुसाइड। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो ये सारी लाइन्स हमने इस पोएम में से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, तो ये सारी याद रखनी है। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स, चैटरटन के बारे में बात करिए और खुद के बारे में बात करिए। इन द पोएम डिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस विच इज ऑल्सो नोन एज लीच गैदरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल इनंच। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये किसने वर्ड्सवर्थ को इस नाम से बोला है? तो दिस इज मैथ्यू आर्नोल्ड नहीं है। मैथ्यू आर्नोल्ड कौन थे? विक्टोरियन क्रिटिक है। फिर हमारे हो गए कॉलरिज जो कि ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ, इन्होंने भी नहीं बोला है। फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग है जो कि हमारे विक्टोरियन एज के पोएट है, इन्होंने भी नहीं बोला है। तो करेक्ट आंसर इज पी बी शैली। तो पी बी शैली इज़ द करेक्ट आंसर। पी बी शैली जो थे वो कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ हैं और इन्होंने वर्ड्सवर्थ को ये बोला है। एक और टर्म है विच इज़ पॉलिटिकल इनंच। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये भी इन्होंने पी बी शैली ने वर्ड्सवर्थ को रेफर करा है। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है समबडी हु इज़ विदाउट पावर और इन्फ्लुएंस। तो जिसके पास ना पावर है ना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है ना, तो वो उसको बोलते हैं ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। तो शैली ने बोला है पॉलिटिकल इनंच एंड मोरल इनंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 17th क्वेश्चन है हमारा, माइकल जो कि एक पोएम है ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज। तो ये कुछ ऑप्शन है, हमने बताना है कि वो लिरिकल बैलेट्स में क्या वो इंक्लूडेड थी, क्या वो बाद में इंक्लूड हुई, क्या फिर वो शुरू से इंक्लूडेड थी, या फिर वो कभी इंक्लूड नहीं हुई। तो दीज आर दी ऑप्शंस। तो जो माइकल है ना वो एक पोएम है विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक हमारी पेस्टोरल पोएम है। ठीक है, पेस्टोरल पोएम में जब पेस्टोरल पोएम होता है जिसमें कि शेफर्ड्स के बारे में बात की जाती है, तो हमने देखा पहले लिरिकल बैलेट्स का ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको मुझे बताना है, फटाफट बताओ क्या है, गेस इट। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798। ठीक है, वी विल कीप ऑन रिवाइजिंग सम अदर फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। तो लिरिकल बैलेट्स में हमने पहले देखा था कि 19 पोएम्स किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। 4 पोएम्स उसमें कॉलरिज ने लिखी थी, और जो पहली पोएम थी हमने वो भी पता है कि कौन सी थी पहली पोएम, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है विच वॉज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। और जो लास्ट पोएम है वो टिंटन एबे थी विच वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जो माइकल पोएम का क्या है ना कि माइकल पोएम जब इनिशियली लिरिकल बैलेट्स आया था, जब वो पहली बार 1798 में उसका जो फर्स्ट एडिशन था उसके अंदर नहीं थी वो इट वाज लेटर इंक्लूडेड। ठीक है, इंक्लूडेड लेटर इन द लिरिकल बैलेट्स। तो जब नया नेक्स्ट एडिशन आया था हमारा 1800 में, तो उसके अंदर माइकल पोएम को इंक्लूड करा था वर्ड्सवर्थ जी ने। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th क्वेश्चन, कीट्स स्टेटमेंट दैट। तो जो हमारे जॉन कीट्स हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ लाइन बोली हैं, तो हमने बताना है कि ये लाइन उन्होंने किसके लिए बोली है। तो कीट्स ने क्या बोला है? वी हेट पोएट्री दैट हैज़ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस। तो ये बोल रहे हैं कि वी हेट पोएट्री, हमें ऐसी पोएट्री से नफरत है दैट हैज़ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस। पैल्पेबल का मतलब है कि पोएट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब जो उसमें लिखा हुआ है और वो अपने ओपिनियंस हम पे थोप रही हो। ठीक है, ऐसी पोएट्री से हम नफरत करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कीट्स। तो ये किन के लिए बोला गया है? ये बोला गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ठीक है, रॉबर्ट साउदी के लिए नहीं बोला गया है। विलियम ब्लेक, ब्लैक नहीं है, ये ब्लेक है। ठीक है, तो जो विलियम ब्लेक है वो हमारे कौन से थे? प्री रोमांटिक या फिर ट्रांजिशन पोएट भी बोलते हैं। एंड देन वी हैव कॉलरिज। तो एस.टी. कॉलरिज जो कि दोस्त थे ना विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो जो ये लाइन्स है ना, वी हेट पोएट्री दैट हैज़ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, सो दीज लाइन्स आर बीइंग सेड फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोली गई हैं ये लाइन्स बाय कीट्स। अब जो कीट्स थे ना उनका क्या ओपिनियन था? वो बोलते थे कि जो पोएट्री होती है ना वो नेचुरली आती है, एकदम नेचुरली। तो पोएट्री होगी क्या? इट कम्स नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री।
तो जैसे कि एक ट्री होता है तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नेचुरली उसके पत्ते वापस आ जाते हैं आराम से, कोई मतलब जंतर मंतर नहीं करना पड़ता, अपने आप आराम से आ जाते हैं ना उसकी लीव्स। तो उसी तरीके से ना जो पोएट्री है ना उसके लिए भी आपने मेहनत नहीं करनी है, वो बोल रहे हैं कि वो नेचुरली ही आ जाती है, वो एक इंसान का स्वभाव होती है कि वो खुद से ही आ जाएगी पोएट्री, ठीक है। लेकिन फिर वो बस ये बोलना चाहते हैं कि भाई ऐसी पोएट्री से वो नफ़रत करते हैं। कौन सी पोएट्री से? पोएट्री शुड नॉट बी फोर्सिंग इटसेल्फ और इट्स ओपिनियन ऑन अस, ठीक है। तो एक ऐसी पोएम जो कि अपने ओपिनियन हम पे थोप रही है, वो पोएम उनको बड़ी अच्छी नहीं लगती है। और जो ये लाइन्स है ना, वी हेट पोएट्री दैट हैज़ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, और जो कीट्स का जो वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म है जिसमें वो पोएट्री के बारे में बात करें ना कि कैसे पोएट्री होनी चाहिए, क्या कैसा लिखना चाहिए, तो ये ना उन्होंने सारे के सारे लेटर्स में लिखे थे। तो वो लेटर्स लिखते थे, उन्होंने कोई मतलब ऐसा स्पेशल वर्क नहीं है उनका, एसेज या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ही वी नो अबाउट कीट्स एंड हिज लिटरेरी टर्म्स थ्रू हिज लेटर्स, ठीक है। और जो ये लेटर है, इसका जो टाइटल है इस वाले लेटर का है, वो है हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री रिमाइंड्स अस, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और शॉर्ट हिस्ट्री रिमाइंड्स अस। कोई बात नहीं, इस बात को भूल भी जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइन से याद रखनी है कि ऐसा ऐसा बोला गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए इन द लेटर्स बाय कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारा 19th क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो एंड नेवर टर्न द स्टोन अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। तो ये एक लाइन दे दी उन्होंने और बोल रहे हैं कि ये कौन सी पोएम में अपीयर होता है। हमने बताना है कि कौन सी पोएम में अपीयर होता है। पहले ना हम फटाफट से पोएम्स देख लेते हैं। पहला पोएम क्या है हमारा? लीच के तरर। लीच के तरर का अभी हमने बताया था ऑल्सो नोन एज रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। लर्न कर लेना, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इसका दूसरा नाम है। फिर ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी भी एक पोएम है जिसमें कि जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो ड्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए हमने इंसान ने। फिर माइकल पोएम है, अभी मैं हमने बताया इसको, ये एक पेस्टोरल लिरिक पोएम है, ठीक है, जिसमें कि एक शेफर्ड है, उसकी वाइफ है और उनका एक बच्चा है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कुछ कुछ। टिंटरनेबे जो कि लास्ट पोएम है ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। अब ये जो लाइन्स है ना, एंड नेवर टर्न द स्टोन, तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम माइकल, ओके। तो जो माइकल पोएम है उसमें से ये लाइन्स ली गई हैं, तो ये ना आपको याद कर लेनी है। माइकल पोएम काफ़ी बड़ी सी है, थोड़ी नहीं रीड हो पाएगी, तो जो क्वेश्चन है उनके थ्रू कंप्लीट कर लेना उसको। पर लेकिन जो लीच के तरर्स है ना, इसको एक बार ही रीड कर लेना, ये भी बड़ी पोएम है लेकिन इसको रीड कर लेना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज, तो कौन सा है जो कि फर्स्ट पब्लिकेशन है बाय वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, फिर है लिरिकल बैलेट्स जो कि हमने देखा था 1798 में है, फिर 1800 में उसका अलग एडिशन आता है और फिर 1802 में उसका सेकेंड एडिशन आता है। फिर है एक्लेस्टिकल सोनेट्स, ये भी किन्होंने लिखी है? ये वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी है, ठीक है। एक्लेस्टिकल सोनेट्स इंपॉर्टेंट है तो याद रख लेना कि एक्लेस्टिकल सोनेट्स किसने लिखी है, इट कैन अगेन बिकम अ क्वेश्चन। लास्ट ऑप्शन है हमारा पोएटिकल स्केचेस, तो जो ये पोएटिकल स्केचेस है, दिस इज़ अ पोएम बाय विलियम ब्लेक, इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको याद रखना है। पोएटिकल स्केचेस इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। एक्लेस्टिकल सोनेट्स हमने देख लिया कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा, लिरिकल बैलेट्स भी हमने देख लिया और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस भी वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो हमने बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने का फर्स्ट पब्लिकेशन कौन सा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है ना, उसका जो फुल टाइटल है वो है एन इवनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ओके। तो फर्स्ट पब्लिकेशन याद रख लेनी है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस विच इज़ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू कीप ऑन रिवाइजिंग दीज क्वेश्चंस।